जब ऋषि पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो एक बार फिर रिपोर्टर्स की नजरें उस पर गईं और वो अपने सवालों के साथ रेडी हो रहे थे। लेकिन इसके पहले कि कोई आगे आता, सबने देखा कि ऋषि के पीछे 25 कांस्टेबल्स बुलेट प्रूफ जैकेट और अपनी राइफल के साथ बाहर निकल रहे हैं। सब इस चीज को देखकर हैरान थे, पर इससे इतना क्लियर हो गया था कि ऋषि किसी मिशन पर जा रहा है। ऋषि अपनी जीप में कावड़े के साथ बैठा हुआ था और सारे कांस्टेबल्स पीछे वाली जीप्स में बैठे थे। कुछ ही देर में शहर की सड़कों पर 6 पुलिस जीप सायरन बजाकर दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब रेस लगा रहे हैं, लेकिन सबका टारगेट बस एक था और वो था फूलदास नगर। न्यूज चैनल पर इस बात को फैला दिया गया था कि ऋषि कहीं जा रहा है। जब श्रुति ने उस कवरेज को देखा तो उसे समझ आ गया था कि शायद वो अमित के पीछे ही है। उसे अमित पर गुस्सा आने लगा कि उसने श्रुति की बात नहीं मानी, लेकिन वो किसी भी तरीके से अमित को वार्न नहीं कर सकती थी और ये चीज उसे परेशान करने लगी। ऋषि बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी जीप में बैठा हुआ था और उसकी नजरें सामने की तरफ थी। जब जब ट्रैफिक में जीप थोड़ी स्लो होती तो उसे थोड़ा गुस्सा आता, लेकिन वो उसे बचाकर रखना चाहता था ताकि जब अमित उसके सामने आए तो वो उसका सबसे खतरनाक रूप देख सके। उसे ऐसा देखकर कावड़े के मन में एक सवाल आ रहा था। साहब, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो जो पूछना है। साहब, मैं समझता हूं कि अमित फूलदास नगर जा रहा है, पर मुझे यह भी पता है कि 3 साल पहले बनी हुई वो बस्ती कितनी बड़ी है और वहाँ कैसे लोग रहते हैं। जितने लोग हम लेकर चल रहे हैं ना, हम पूरे दिन भी ढूंढेंगे तो वो बस्ती खत्म नहीं होगी। ऐसे में आपको कैसे पता कि अमित एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? कावड़े का सवाल सुनकर ऋषि की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। कावड़े जीप ड्राइव कर रहा था, इसीलिए उसने देखा नहीं, लेकिन ऋषि के माथे पर हल्का सा पसीना आ गया था। पर फिर उसने कुछ सोचा और कहा, कैसी बातें पूछता है यार तू? हम पुलिस में हैं। हमें ही तो पता होता है कि कौन आदमी कहां है, किसके साथ है और किधर जा रहा है। ऋषि कावड़े को ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में कोई भी चेंज नहीं आया था। ऋषि को समझ आ गया था कि कावड़े ने उसके जवाब को एक्सेप्ट नहीं किया है और वो कुछ और चाहता है। कावड़े, मैं तुझे एक अंदर की बात बता रहा हूं और इसको हम दोनों के बीच में ही रखना। दरअसल ना, बात यह है कि कमिश्नर सर ने मुझे उन आदमियों के बारे में मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन उन्होंने मुझे उन सब के नाम और एड्रेस पता करने के लिए बोला था और मैंने ऐसा कर लिया। अमित अभी जिसके घर पे जा रहा है वो है सत्येंद्र भाटवाड़ेकर, जो एक लोकल नेता है। तुमने जरूर उसका नाम सुना होगा। वो उन विक्टिम्स में से एक था। बस मुझे उसकी बस्ती का नंबर नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि हमें कहां जाना है। अब मिल गया तुझे तेरा जवाब? हाँ साहब, मिल गया और आप चिंता मत करो, मैं एक किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर कावड़े स्माइल करने लगा और तब जाकर ऋषि ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसे पता है कि वो कावड़े को सच नहीं बता सकता। उसने फिर से सड़क पर नजरें टिका ली और वो अब अपने आप को तैयार करने लगा। अमित और जॉन्टी इस बात से अनजान थे कि उनके रास्ते में कोई आने वाला है। वो दोनों फूलदास नगर पहुंच गए थे और जब वो बस्ती के सामने रुके तो जॉन्टी उस बस्ती के साइज को देखकर हैरान था। यहां पर तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे पास बहुत टाइम है। हमें पता है कि सत्येंद्र कौन सी चौल में रहता है, इसीलिए ढूंढने में आसानी रहेगी। आ जाओ मेरे साथ। अमित और जॉन्टी दोनों अपने रास्ते पर निकल गए। उस बस्ती की गलियां बहुत छोटी थी, जहां एक गली से 2 लोगों का साथ में चल पाना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए अमित आगे और जॉन्टी उसके पीछे चल रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किसी कोने पर खड़े हुए वो लोगों से एड्रेस पूछ रहे थे और कुछ ही देर में वो चौल नंबर 319 के बाहर खड़े हुए थे, जहां सत्येंद्र के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी।
मैं अंदर जाता हूं, तुम यहीं रुको और नजर रखना। अमित ने इतना कहकर आसपास देखा, फिर धीरे से चॉल का दरवाजा खोलकर वो एंटर हो गया। जॉन्टी ने देखा कि चॉल के सामने एक चाय की दुकान है और किसी को शक ना हो इसीलिए वो वहां जाकर बैठ गया। जब अमित अंदर गया तो वहां बहुत शांति थी। उसे लगा कि शायद वहां कोई नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसे एक औरत की आवाज आई। कौन कौन है आप? वो औरत अमित के सामने आई। दिखने में वो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी। उसके माथे पर झुर्रियां थीं, मांग में सिंदूर नहीं था और आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत टाइम से रो रही थी। अमित को थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि ये सत्येंद्र की वाइफ है। तब उसने अपनी हैट उतारी और कहा, मेरा नाम अमित है, अमित वर्मा। तुम वही न्यूज वाले अमित हो ना, जिसके सर पर 11 खून के इल्जाम हैं? कल रात सत्येंद्र तुम्हारे ही घर गया था। आई एम सॉरी। देखिए, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके पति को नहीं मारा है, वो सब एक झूठ है। लेकिन एक सेकंड, आपको कैसे पता कि सत्येंद्र जी मेरे घर ही गए थे? क्या आप मुझे जानती हैं? अमित ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। न्यूज में कहीं भी सत्येंद्र का नाम नहीं था, तो फिर इस औरत को कैसे पता? वो यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ अमित। मेरा नाम मीनाक्षी है और सत्येंद्र ने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया था। मेरे बारे में सब? आखिर यहां चल क्या रहा है? अमित मीनाक्षी की बातें सुनकर हैरान था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके रास्ते में कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि ऋषि और उसकी टीम भी फूलदास नगर पहुंच चुकी थी। जब सारे कांस्टेबल्स जीप से उतरे, तब ऋषि ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, वो इसी बस्ती के किसी चौल में छुपा हुआ है। एक एक गली सर्च करो और याद रखना कि वो बच के ना निकल पाए। अगर जरूरत पड़े तो गोली चलाने में हिचकिचाना मत और हर मोमेंट पर अपडेट देते रहना। ऋषि की बातें सुनकर सारे कांस्टेबल्स ने अपने वॉकी टॉकी और राइफल्स सेट कर लिए और दो दो के ग्रुप में चौल की गलियों में एंटर हो गए। तब ऋषि और कावड़े ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अमित अभी भी मीनाक्षी के जवाब का इंतजार कर रहा था। तब मीनाक्षी ने कहा, तुम चिंता मत करो अमित, मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट नहीं करवाऊंगी। बात दरअसल ये है कि मुझे पता था तुम आने वाले हो, क्योंकि सत्येंद्र ने ही मुझे इस बारे में बताया था। सत्येंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ हर महीने में 2 बारी कहीं पर मीटिंग करने जाता था और ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा वो कहाँ जाता है, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पर फिर अचानक कुछ हुआ और उस रात मीटिंग में से आने के बाद उसने मुझे बताया कि वो किसी डिटेक्टिव के घर जाता है जिसका नाम अमित है। मैंने उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने मुझे कुछ बताया कि उसकी जान को खतरा है और शायद वो किसी दिन मीटिंग के लिए जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तब मैं डर गई और मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया। मैं 2 साल से हर महीने यही सोचती थी कि आज सत्येंद्र वापस नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता था और मेरा डर दूर हो जाता था। पर कल रात जब वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा मेरा डर यकीन में बदलने वाला है, और वही हुआ। जब मैंने सुबह टीवी चालू की तो न्यूज़ पर मर्डर की हेडलाइन और तुम्हारा नाम देखा। मुझे सब समझ में आ गया और मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। पर आप कैसे कॉन्फिडेंट होकर कह सकती हैं कि मैं यहां आने वाला था? सत्येंद्र जब भी मीटिंग में जाता था तो अपने यूनियन का ही शर्ट पहनता था और उसमें उसका लोगो बना हुआ है। उसे भरोसा था कि अगर तुम एक अच्छे डिटेक्टिव हो तो उस लोगो को देखकर उस तक पहुंच जाओगे। लेकिन उनका वो आइडिया किसी काम का नहीं रहा।
मैंने उनके थ्रू आपको तो ढूंढ लिया, लेकिन अब मैं उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाऊंगा जो उनके साथ थे। नहीं अमित, तुम गलत सोच रहे हो। सत्येंद्र मरने के लिए तैयार था और इसलिए वो जान पर खतरा लेकर भी तुम्हारे घर जाता था। उसने बहुत टाइम पहले मुझे एक लेटर दिया था जो उसने तुम्हारे लिए लिखा है। उसमें तुम्हारे काम की सारी बातें हैं। मैंने उसे इस दिन के लिए ही संभाल कर रखा था। रुको, मैं उसे ढूंढती हूँ। मीनाक्षी इतना कहकर वहां से अंदर चली गई। अमित उन सारी बातों को प्रोसेस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जॉन्टी बाहर बैठा हुआ अमित का इंतजार कर रहा था और तब उसने देखा कि चाय वाले ने न्यूज चैनल ऑन किया है। न्यूज चैनल पर ऋषि और उसकी आर्मी राइफल्स के साथ दिख रही थी और यह देखकर जॉन्टी शॉक्ड हो गया। तब अचानक उसे अपने सामने से सेम कांस्टेबल्स जाते हुए दिखे और उसे समझ आ गया कि वो लोग यहीं पर हैं। वो तुरंत उठा और सत्येंद्र की चौल का गेट खोलकर अंदर घुस गया। जब अमित ने जॉन्टी को देखा तो वो घबरा रहा था और उसने कहा, पुलिस आ गई है, हमें जल्दी से निकलना होगा। अमित उस बात को सुनकर हैरान नहीं था। उसे पता था कि यह होने वाला है। वो बस मीनाक्षी के आने का इंतजार करने लगा और अगले ही पल मीनाक्षी आई और उसने एक एनवलप अमित को पकड़ा दिया। ये सत्येंद्र की आखिरी अमानत है। उम्मीद है तुम उससे न्याय दिलवा दोगे। मीनाक्षी की बात सुनकर अमित ने उस लेटर को जल्दी से अपने कोट में रखा और हैट पहनकर जॉन्टी के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो आगे चलने लगा और जॉन्टी उसके पीछे था। अमित को पता था अगर वो यहां काम रहेगा तो आराम से बचकर निकल जाएगा। उन दोनों ने एक टर्न लिया और देखा कि वहां 2 कांस्टेबल्स हैं और उन्हें देखकर अमित ने रास्ता बदल लिया। वो थोड़ा सा आगे गया, उसने आसपास देखा और जब कोई नहीं दिखा तो वो दौड़ने लगा। जॉन्टी ने उसे फॉलो किया। थोड़ा आगे जाकर अमित एकदम से राइट मुड़ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां एक कांस्टेबल खड़ा है और अमित उससे टकरा गया। टकराने की वजह से कांस्टेबल की राइफल और अमित की हैट गिर गई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही उस कांस्टेबल ने अमित को आइडेंटिफाई कर लिया और इससे पहले कि वो अपनी राइफल उठाता, अमित ने अपनी हैट उठाई और वो जल्दी से भाग गया। कांस्टेबल ने जल्दी से ऋषि को अपडेट दिया और ऋषि अब उसकी तरफ आने लगा। कुछ गलियों में घूमने के बाद ही ऋषि को अमित और जॉन्टी भागते हुए दिख गए। वो उससे कुछ ही डिस्टेंस पर थे और पूरी जान लगा के भाग रहे थे। ऋषि ने उनका पीछा किया। धीरे धीरे करके अमित और जॉन्टी चौल से बाहर की तरफ जा रहे थे और तब ऋषि ने देखा कि वहां एक ट्रक रिवर्स आ रहा है जो उसके और अमित के बीच में गैप बना देगा। इसीलिए उसे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यही बात सोचकर ऋषि ने अपनी गन अमित की तरफ पॉइंट की और उसे शूट कर दिया। लेकिन इतनी ही देर में वो ट्रक पूरी तरह रिवर्स आ गया था और जब ऋषि ट्रक के आगे आया तो उसे अमित और जॉन्टी कहीं नहीं दिखे। तब उसने गुस्से में सड़क पर देखा और पाया कि वहां पर कुछ ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं। इसका मतलब यही था कि उसकी बुलेट अमित को लग गई थी और अगर ऐसा है तो अमित ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा।